बहुत समय पहले की बात है। सोनपुरा नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में एक सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब मजदूर आदमी अपनी पत्नी गंगा और एक 5 साल की बेटी माया और एक 5 साल का सोहन, उसकी बहन का लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जिसे सुरेश ही पालता था। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। इतनी गरीबी में भी सारे लोग मिलजुल के बहुत ही प्यार से एक साथ रहा करते थे। सुरेश बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। अजी, आप तो जानते ही हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पिछली बार हमारे बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। हमारे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर आपने इस बार छत की मरम्मत नहीं कराई तो इस बार तो हमारा पिछले साल से भी बुरा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आएगा और हमारे घर की दीवार भी गिर जाएगी। हाँ गंगा, तुम बात तो ठीक ही कह रही हो। इस बार तो मुझे किसी तरह से भी छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। गंगा, मालिक के पास जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर मालिक मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो इस बार हमारे घर छत की मरम्मत हो जाएगी। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। लेकिन तुम्हें इस बार बारिश में पिछले साल की तरह रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर सुरेश अपने काम पर चला जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम अब कुछ ही दिनों में आने वाली था। अरे भाइयों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चलाओ। इन सारे अनाजों को अपनी जगह पर पहुंचना है, नहीं तो बारिश आने वाली है। सारे अनाज भी कर खराब हो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। तब तक तुम लोगों को यह सारा अनाज गोदाम के अंदर भी रखना है। वैसे भी अभी हमारा अनाज का व्यापार घाटे में चल रहा है। मैं और जोखिम नहीं ले सकता। जल्दी करो, जल्दी करो, अभी बहुत काम बचा है। अरे भाई सुरेश, तुम कब से यहाँ खड़े हो? मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं। और तुम ये बताओ कि तुम आज काम पर इतनी देर से क्यों आए हो? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कितना काम अभी बाकी है? मालिक, वो मुझे मैं और क्या लगा रखा है? जो कहना है जल्दी कहो, बहुत काम बाकी है। मालिक, आप तो जानते ही हो कि अभी हमारी हालत क्या है। घर में इस समय एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है और हमारे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। और अगर इस बार मैं घर के छत की मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा पूरा घर गिर जाएगा। पिछली बार की बरसात में मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, मगर इस बार तो मेरी कोई मदद करने को ही तैयार नहीं है। अगर इस बार मैंने अपने घर के छत की मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा पूरा घर गिर जाएगा। मालिक, मुझ पर दया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी अगली बार की तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। सुरेश, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद की है और तुम तो यह अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। मेरे व्यापार में इस बार मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह व्यापार अब बंद करना पड़ेगा। तुम भी अपने लिए अब कहीं और काम की तलाश कर लो। मालिक, मगर अब इस बरसात में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुरेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं भी मजबूर हूँ। जब मेरा धंधा ही बंद हो गया तो मैं भी तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? अब तो तुम्हें अपने घर के गुजारे के लिए कोई दूसरा काम ही देखना होगा। बेचारा सुरेश दुखी मन से अपने घर लौट जाता है। अब धीरे धीरे बारिश और गहराने लगती है, मानो पूरा आसमान कल अंधेरे में डूब गया हो। सुरेश धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर चल देता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बार की बरसात में उनका भी हाल हमारी तरह ही हो गया है। मालिक का व्यापार अभी घाटे में चल रहा है तो उन्होंने मुझे भी काम से निकाल दिया है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
इस बरसात में अभी आपको कौन काम देगा? ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। पहले तो बस हमें छत की ही चिंता थी, मगर अब तो आपका काम भी छूट गया है। जब काम ही ना रहा तो छत के मरम्मत कैसे होगी? गंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कल भी जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। बस हमें भगवान पर विश्वास रखना होगा। अगले दिन पूरे सोनपुर गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। सुरेश के घर की छत जगह जगह टूटी होने की वजह से पूरे छत से पानी टपकने लगता है। यह देखकर सुरेश और गंगा बहुत परेशान हो जाते हैं। बारिश यूं ही 2-3 दिनों से लगातार होती ही जा रही थी। इस बार इतने जोरों की बारिश हो रही थी कि पूरे गांव में पानी भर गया था। नालियां उफलने लगी थी और अधिकतर घर सेनी में आधे डूब चुके थे। दिन रात बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि सुरेश को कहीं भी काम नहीं मिलता है। बारिश थोड़ी हल्की होते ही सुरेश उठा और घर के बाहर चल दिया। बारिश के कारण मिट्टी इतनी गीली हो चुकी थी कि पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया था। रास्ते में कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुरेश उनके पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। भाई साहब, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मेरा काम भी छूट गया है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। उनकी हालत भूख के मारे खराब है। उन्हें देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में थोड़ा अनाज या कोई बासी खाना ही है तो मुझे दे दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरे बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। या फिर उधार समझकर मुझे थोड़े पैसे ही दे दीजिए। जैसे ही बारिश खुलेगी मैं मजदूरी करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं। अरे सुरेश, तू तो हमेशा यही रोना रोता रहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो हम तुम्हें कहां से दें? तुम तो खुद देख ही रहे हो कि कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हम भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी व्यापार ठप हुआ है। इस बार की बारिश ने तो हमारी ही हालत खराब कर रखी है। हम तो खुद उधार लेने की सोच रहे हैं, तो फिर तुम्हें उधार कहां से दें? तुम किसी और से मांगने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम तो खुद अभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब तो भगवान ही बचाए हमें। अरे हाँ सुरेश भाई, सुधीर भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत जोरों से खराब है। हाथ में 2 पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं। इतने दिनों की लगातार बारिश ने हमारी कमर तोड़ डाली है। मैं तो खुद ही सोच रहा हूं कि अगर यह बारिश लगातार बरसती रही तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तुम कहीं और जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? शायद कहीं और से तुम्हें कुछ मिल जाए। तुम्हारी तो आदत बन चुकी है दूसरों से मांगने की, और तुम तो लोगों से पैसे ले भी लेते हो तो उसे वापस नहीं करते हो। अरे ओ सुरेश, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। हमेशा लोगों से भीख की मांगता रहता है। तुमने तो लोगों से भीख मांगने की आदत बना ली है। हर दिन भाग्य का रोना लेकर बैठा रहता है और सबके सामने हाथ फैलता रहता है। बस यही एक काम अच्छे से आता है तुझे, जो यहाँ से कुछ काम करना सीख और अपने गरीबी कहीं और जाकर दो। कब तक अपना और अपने बच्चों का भीख मांगकर पेट पालते रहोगे? गांव के लोगों के दाने सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुरेश वहां से आगे बढ़ जाता है। वह अपने मन में सोच जा रहा था, हे भगवान, क्या मैं गरीब हूं तो क्या यह मेरा दोस्त है? क्या मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने या फिर उन्हें अच्छी जिंदगी देने की कोई कोशिश नहीं की? दिन भर इधर उधर घूमकर कोशिश करने के बाद सुरेश जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। जब सुरेश घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकान और निराशा थी। गंगा ने उसके चेहरे को देखकर यह समझ लिया कि इन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उसने भी सुरेश से कुछ नहीं पूछा। दोनों बच्चे उस रात भूखे ही सो गए। सुरेश घर के बाहर बैठा बरसते पानी को देखकर सोचता रहा।
उस रात सुरेश की सबसे कठिनाई भरी लंबी रात थी। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में गांव की सारी झोपड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। घास फूस की छत और मिट्टी की कच्ची दीवारों जो तेज हवा के झोंके के साथ हिल रही थी। बिजली कड़क रहे थे और डर के मारे बच्चे अपनी मां के साथ लिपटे हुए थे। सुरेश वहीं चारपाई पर बैठा हुआ था। सुरेश की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसका सूखा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गया था, मगर लौटा खाली हाथ। टूटी झोपड़ी के कोने में बैठा वो बस आसमान को देख रहा था। शायद ऊपर वाला ही अब उसकी सुनी। चेहरे पर लाचारी थी, हाथों में खालीपन और दिल में बस एक ही सवाल, क्या गरीब की कोई सुनता नहीं? एक छोटे और शांत गांव जिसका नाम अब सियालपुर था। वहां राजू अपनी पत्नी बिना के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। ना धूप निकली ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो बिना, तुम तो वैसे भी समझदार हो, लेकिन अब हम करें भी तो क्या? खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई है और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में घर कैसे चलेगा? हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वह भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गईं, चूल्हा तक नहीं जल रहा। ये बारिश का मौसम गरीबों के जिंदगी में अंधेरा कर देता है। ऐसे में हम जैसे गरीबों का जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। और तुमने सुना ना, सुमन चाचा कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। इस तरह हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा तो मत बोलो अजी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में पानी अब भरने वाली है। एक तो यह घर किराए का है, ऊपर से हम लोग अच्छे से इस घर में रह भी नहीं सकते। घर का छप्पर भी टूटा हुआ है, पानी हमेशा गिरती रहती है। आप ही कुछ कीजिए जी। यह बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है। राजू काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गांव में पूरे दिन इधर से उधर भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। तब वह सेठ मोहनलाल के पास जाता है। उससे कहता है, मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। उनको बारिश में भीगते देख मेरा दिल बैठ जाता है। घर में 2 दिनों से भूखा सोना पड़ता है। सेठ जी, आप ही कुछ कीजिए। अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूं, लेकिन जब से यह बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूं। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मालिक, मैं हल भी जोत लूं, दीवार भी चुन दूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग कर करना पड़े, मगर कुछ दीजिए ना। बच्चों को 2 दिन से बस उबला पानी पिलाया है। अब देखा नहीं जाता मालिक, जो हो जाए, लेकिन आप मेरी मदद करो सेठ जी। देखो राजू, काम तो बहुत है। खलिहान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां लगानी है, पर इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है। मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ, समझो राजू। अभी मैं भी तुम्हें काम देने में असमर्थ हूं। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। सोचता हूं कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा दिया हो, तभी इतनी बड़ी सजा मिली। मुझे कैसे भी करके आपने घर के लिए राशन लेना ही होगा। गलती किसी एक की नहीं बेटा, यह तो वक्त की मार है।
कुदरत का खर्च सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी है, तू ले जाना, घर में बच्चों के लिए कुछ तो जाएगा। राजू 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थककर राजू गांव के चौक की ओर जाता है। वहां पर 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई सिंटू, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है, खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। ऐसे ही बारिश होती रही तो गांव में बाढ़ भी आ सकती है। ऊपर वाले लीला वही जाने भैया। बिल्कुल सुरेश भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई से जून में हालत खराब हो गई थी। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पिछली बार से काफी भारी बादल आ रहे हैं। भाई मौसम विभाग ने तो साफ कहा है अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वेशन पहले ही घर में रख ले। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गरम खिचड़ी, पकड़ी और ऊपर से गरम चाय। इतना सुनकर राजू चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही, हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है, और यह लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूंगा? राजू चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10 से 12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10 से 12 दिन तक बारिश? राजू जी, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूं। बिना इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती है। घर में सीलन बढ़ती जा रही है। और देखो, किराएदार जी का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहां से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बिना ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊं? राजू जी, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती। अब तो देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में खाना पका भी नहीं सकते। चूल्हा भीग गया। क्या करूं बिना, समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है। ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? राजू और बिना सोच में पड़ जाता है। बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग बारिश के डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। राजू इस बारिश में घर से निकल पड़ता है। वह एक जमींदार के पास जाने लग जाता है ताकि उससे कुछ मदद ले सके। वह इस तेज बारिश में चलते रहता है और जमींदार के घर पहुंच जाता है। अरे राज, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे? और वह भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? जमींदार जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है।
छत से लगातार पानी टपक रहा है। घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं, मजबूरी में ही आपके पास आया हूं। अरे राजू, बारिश तो अभी कम से कम 8 से 10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गरम चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम सुहावना है, लेकिन हमारे लिए यह घर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूं ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा चुका दूंगा ईमानदारी से। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। राजू लौटकर अपने घर आने लगता है। तभी राज्य के घर जमींदार सूरज बहादुर आता है घर का किराया लेने। सुनो बिना, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरज जी, राजू जी किराया लेने गए हैं। उनके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो बिना, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सूरज सेठ बिना और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी राजू अपने घर आता है और बारिश में मीना को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाता है। तुम लोग इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्या कर रहे हो? घर में पानी भर गया क्या? राजू जी, सूरज जमींदार जी आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब 1 दिन भी नहीं रुक सकते और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं जहां हमें रहने के लिए कोई आसरा मिल जाए। राजू और उसका परिवार तेज और भयानक बारिश में गांव के बाहर जाने लगते हैं। राजू के मन में थोड़ी उदासी थी कि वह कितना लाचार है। वह अपनी पत्नी और बच्चे को संभाल भी नहीं सकता। बारिश और तेज हो जाती है। राजू चलते चलते दूसरे गांव के सीमा पर चला जाता है। वहां वह देखता है एक ट्रेन का डब्बा खाली दिखाई पड़ता है। वह अपनी पत्नी के साथ उसमें चला जाता है। उसी में बारिश के दिन गुजरता है। अब वही ट्रेन का डब्बा उसका घर बन जाता।